हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आज हम पढ़ेंगे कार्pe diem बाय राबिया खान का एक नया एपिसोड। और मैं काफ़ी टाइम बाद एक नए एपिसोड के साथ हाजिर हुई हूँ। देखते हैं आगे क्या होता है। कहानी, ये जो नावल की हमारी स्टोरी जो थी बहुत ही ज़बरदस्त थी, बहुत ही अच्छी थी। और इसमें बहुत सारे हमारे सीक्रेट भी थे, राज भी थे, सस्पेंस भी था। तो अच्छा लगा बहुत। और अब ये एंड होने वाली है। अब लेट्स सी कि आगे और भी कौन से राज फाश होते हैं। और हनीफा की बात सुनकर उसे फिर से शर्मिंदगी हुई थी, खुद को शदीद गुस्सा भी। अगर जो वो उसकी बात ढंग से सुन लेती तो ऐसी किसी वाक़ये की नौबत हरगिज़ ना आती। ओह सलीना, तुम इतनी बेवकूफ़ क्यों हो? वैसे मुझे शदीद इख्तिलाफ़ है कि आपकी मार उसे उसे कोई नुकसान पहुँचेगा। अरमान की जानिब से मुस्कुराता सा तबसरा उभरा था तो सरदार हंसते, लेकिन उनके चेहरे से ही यहाँ था कि वो यासिर के लिए परेशान थे। बिल्कुल बेटा, कुछ नहीं हुआ होगा उसे। उसी पहर सलमान वापस आए तो सबने सवालिया निगाहों से उनके जानिब देखा। वो अब मोबाइल सेंटर टेबल पर रखते सोफे पे बैठ रहे थे। आ रहा है, एकदम ही सबने सुकून का सांस लिया। कम अज कम वो किसी की बात तो मानता था। कैसे मनाया उसे? दादा ने पूछा था। बस कहा कि आ जा और वो मान गया। इफ्तिसार आपके सलीना की जानिब से था। बिल्कुल हाँ, जिस अंदाज से तुमने कहा होगा कि आ जा, वो अंदाज चीख चीख कर यही कह रहा होगा कि अगर तुम ना आए तो तुम जानते हो कि फिर सलमान तुम्हारा क्या हाल करेगा। हनीफा की जानिब से वज़ाहती जुमला उभरा था। सब हंसती है। सलमान हल्का सा मुस्कुराए थे। चलो हनीफा, मेरी कोई बेटी नहीं है और जब तक उसे शगुफे की शादी नहीं होती इस घर में कोई लड़की भी नहीं आनी। अब कम अज़ कम तुम्हारे घर की रौनक हमारे बरामदे पे भी पड़ती रहेगी। वो नरमी से मुस्कुराए तो सलीना चौंकी। बिल्कुल, ये आपकी भी बेटी है। तुम्हारे साथ मैंने भी उसकी कमी महसूस की है, तुम मानो या ना मानो। सलीना मेरी बेटी है। सब उनकी बात पर हंस दिए थे। हनीफा ने उसके चेहरे पर उभरे सवालिया से तासुरात देखे तो गहरा सांस लिया। हम दोनों दोस्त एक दीवार पर रहते हैं बच्चे। ये साथ वाला जो बंगला है ये हमारा घर है। हनीफा ने उसे मेहरबान लहजे में बताया तो वो चंबल भीगी आंखों से उन्हें देखती रही। घर उसका अपना घर, जिसमें महज मोहब्बत और अपनायत उसका इंतजार कर रही थी। ये साथ वाला बंगला अंकल? सायरा ने पूछा तो उन्होंने सर हिलाया। अरमान की निगाह बेसाख्ता ही उसकी जानिब उठी थी। फिर कुछ समझकर वो कुछ ऐसे हल्का सा मुस्कुराया। कुछ पल बाद वो जाने के लिए उठी तो सबने उसके जानिब देखा। सॉरी, लेकिन मुझे अब घर जाना चाहिए। मैं काम अधूरा छोड़कर आई थी। अब रात भी खासी हो चुकी है, उसने इजाज़त लेने के अंदाज में कहा तो सलमान बोल उठे। बेटे, ऐसे रात में अकेले कैसे जाओगी? अरमान, उन्हें घर छोड़ कर आओ। पहले ही हालात ठीक नहीं चल रहे। अरमान मुअद्दब सा उठ खड़ा हुआ, साथ ही जीन्स की जेब से चाबी निकाली। सरीना उसे छोड़ने के लिए दरवाजे तक आई थी। फिर उसे जोर से गले लगाया। सायरा की आंखें भीगी हुई थी। इतने दिनों बाद तुम्हें खुश देखा है। उफ, मुझे इतना रोना क्यों आ रहा है? उसने अलहदा होकर आंखें रगड़ी तो वो हंस दी। कल घर आना सायरा, मैं तुमसे अपनी हर खुशी शेयर करना चाहती हूँ। उसने मुस्कुराकर नम आंखों से सर हिलाया था। तुम्हें सीधा करना है। कल कितना परेशान हुई थी मैं तुम्हें लिए। मुझे लगा था मैंने तुम्हें खो दिया, पागल लड़की। कल आऊँगी। अंकल से भी मेरा प्रॉपर तारुफ करवाना है। उनकी बेटी की इकलौती दोस्त हूँ मैं, उन्हें मेरे मुतालिक मालूम होना चाहिए। सलीना ने मुस्कुराकर तेजी से सर हिलाया था। मैं भी उनके साथ अपनी हर खुशी शेयर करना चाहती हूँ, लेकिन कोई कुछ भी शेयर करने पर राज़ी नहीं है। पीछे से अरमान की हौंक पर उभरी थी। वो दोनों उसकी जानिब पलटी। सलीना ने उन दोनों को बारी बारी देखा, फिर उसे यूं ही एक शख्स गुजरा बगौर अरमान के चेहरा देखा। कहीं हॉस्पिटल के बाहर आपने उसे प्रपोज तो नहीं किया था? वाह, कितनी समझदार हैं आप ऐसे ही सब कहते रहते हैं कि आप में अक्ल नहीं। अरमान, आप चुप रहें। अरमान, आप चुप रहें। सायरा ने उसे खूंखार निगाहों से घूरकर तंबीह की थी। काश के वो डर जाता। उसे छोड़ें, आप मुझे बताएं। सलीना जल्दी से उसके जानिब पलटी थी। बताना क्या है? मैं आपकी दोस्त को पसंद करता हूँ, उनसे शादी करना चाहता हूँ। बस बस। सायरा को उसके बस पर शदीद हैरत हुई थी। क्या कुछ और भी कुछ कहने की ज़रूरत है मुझे? शरारत से कहा तो सलीना को हंसी आ गई। सायरा का चेहरा देखकर फिलहाल किसी को भी हंसी आ सकती थी। मैं जा रही हूँ। वो तेजी से पलटी थी तो अरमान को उसके पीछे भागना ही पड़ा। उन दोनों को मुस्कुराकर देख रही थी, फिर सर झटक कर अंदर चली है। अब वो कार का दरवाज़ा अपने पीछे तकरीबन धार से मारकर अंदर बैठी थी। उसके साथ बैठे अरमान ने डर कर उसे देखा। इतना गुस्सा? आप चुप रहेंगे? क्या तरीका है? आपको तरीके से मसला है? अगर महज तरीके से मसला है तो मैं उसे तब्दील कर सकता हूँ। मुझे आपके तरीके और मुतालबे दोनों से मसला है। मुतालबे से क्यों? आंखों में ढेरों मासूमियत लिए कहा तो उसे देखकर रह गई। आप और सलीना एक दीवार के फासले पर रहेंगी? क्या यह हर पक्की सहेली का खौफ नहीं होता? वो चुप सी होकर उसे देखने लगी थी। वो अब कार स्टार्ट कर रहा था। फिर कॉलोनी की सड़क पार करने के बाद उसे देखा। वो उससे खामोश लग रही थी। पहली दफ़ा संजीदा हुआ था। क्या आपको मेरे ऐसे प्रपोज करना वाकई बुरा लगा है?
वो खिड़की से बाहर देखती रही, फिर उसके जानिब चेहरा फेर कर देखा। वो अब चेहरे पर नरमी भरी संजीदगी लिए ड्राइव कर रहा था। आई एम सॉरी, आहिस्ता से कहा था। वो उसे देखती रही। मुझे नहीं पता था आप गैर आरामदेह हो रही हैं। मैं मजाक समझकर आपको तंग करता रहा। अब के वो बिल्कुल नरमी से हल्की आवाज़ में कह रहा था। लहजे में शर्मिंदगी थी, कान भी हल्के से सुर्ख महसूस हो रहे थे। वो उस सारे अरसे में पहली दफ़ा उदासी से मुस्कुराई थी। जूही अरमान ने उसके जानिब चेहरा फेरा तो चुप हुआ। मैं आपको आइंदा तंग नहीं करूँगा, मैं आपसे शादी नहीं कर सकती अरमान, उसने कहा तो वो चौंका। क्या मैं वजह जान सकता हूँ? कार में खामोशी सी छा गई थी। वो अब सामने देख रही थी। घर आने तक उसने कोई बात नहीं की, ना ही अरमान ने उससे बात करने की कोशिश की। घर के बाहर कार रुकी। वो अगला दरवाज़ा खोलकर बाहर निकली, फिर खिड़की पर झुकी और हल्का सा मुस्कुराई। क्या आप मेरे घर नहीं आएंगे? वो हैरान हुआ था। मुझे आपको कुछ दिखाना है, बल्कि किसी से मिलवाना है। वो कार का दरवाज़ा खोलता बाहर निकल आया था, फिर उसके साथ ही घर का कत्थई गेट पार किया। छोटा सा तराशीदा बागीचा निगाहों के सामने आया। घर छोटा लेकिन संवरा हुआ था। वो आसपास देखता, उसके पीछे अंदर की जानिब बढ़ रहा था। दरमियानी लॉन्च अंधेरे में डूबा हुआ था। सायरा ने बत्तियां रोशन करने का तकल्लुफ भी नहीं किया था। वो आगे बढ़कर अब राहदारी में मौजूद एक कमरे का दरवाज़ा खोल रही थी। अरमान उससे चंद कदम पीछे ही ठहर गया था। उसे अजीब सा एहसास हुआ था। कमरे का दरवाज़ा खोला जा चुका था। अंदर से दवाइयों, मरीज और ड्रिप्स की नागवार बू चंद कदम के फासले तक आ रही थी। वो आगे बढ़ाया। उसके कदम भारी थे, हलक खुश था। कमरा कुशादा था। दरमियान में एक स्पेशल बेड रखा हुआ था। वो आसपास मशीनों और दवाइयों का हुजूम था। उन सब के दरमियान वो ढांचेनुमा वजूद मौजूद था। वो वजूद साकित था। ऑक्सीजन मास्क और हाथ में नालियाँ लगी थी। उसने सायरा की जानिब देखा। वो मुस्कुराकर सिस्टर से कुछ पूछ रही थी। अगले ही पल वो बाहर की जानिब बढ़ी तो सायरा उसके जानिब पलटी। वो अब तक साकित सा दरवाजे में इफ्तिदा था। ये मेरी माँ है सूफिया, पिछले 7 सालों से कोमा में है। फिर इस खातून की जानिब देखा। उनके बाल सफ़ेद लेकिन घने और लंबे थे। लिबास साफ सुथरा था, उन्हें भरपूर देखभाल में रखा गया था। आंखें बंद थी और चेहरा हद दर्जा जर्द था। सायरा अब झुककर उनका सुइयों से आज़ाद हाथ छू रही थी। मामा कोई मिलने आया आपसे? अरमान नाम है इनका। वो हिचकिचाकर आगे बढ़ आया था, फिर हल्का सा सर झुकाकर सलाम किया। मैं मामा से हर रोज़ बातें करती हूँ, लेकिन वो मेरी बातों का जवाब नहीं दिया करती। क्या आपने कभी किसी ऐसे इंसान से घंटों बातों की हैं जो आपको जवाब ना दे? उसकी आंखें गुलाबी हुई थी। कहते कहते गुलाब गला भी रुन गया था। वो दुख से उसकी जानिब देख रहा था। मामा जवाब नहीं देती। मैं उनके बगैर की इजाज़त कैसे शादी कर सकती हूँ भला? क्या आप अपने पापा की इजाज़त के बगैर शादी कर सकते हैं? ठहर कर पूछा तो वो उसे देखता रहा। मैं मामा को छोड़कर शादी नहीं कर सकती। मुझ पर मामा की जिम्मेदारी है। मैं सिर्फ इसीलिए दिन रात मेहनत करती हूँ ताकि उनकी महंगी दवाइयाँ और तमाम ज़रूरियात का ख्याल अच्छे से रख सकूँ। आप ऐसी बेटी की अगर शादी हो जाएगी तो मामा को कौन देखेगा? वो उसकी पुश्त को देखे गया। यही जवाब था उसके रिश्ते का। सायरा ने आंखों से गिरे 2 आंसू को हाथ की पुश्त से रगड़ा था। कुछ पल बाद उसने पलटकर देखा तो वो जा चुका था। वो तल्खी से मुस्कुराई थी। पिछले हर मर्द का ज़र्फ भी बस इतना ही था। सब उसकी जिम्मेदारियां देखकर पीछे हट जाया करते थे। वो भी हट गया होगा यकीनन। उसने माँ का हाथ सहलाया और फिर उसे रुखसार से लगाए बैठी रही। 7 साल पहले यूं ही माँ को शायद लकवा लाहिक हुआ और उसी के साथ वो बिस्तर से यूं आ लगी थी। उनका दिमाग और जिस्म मफलूज हो गया था। वो जिंदा थी लेकिन कोमा किसी हालत में। बकौल डॉक्टर्स के वो ना जिंदा में थी और ना मुर्दा में। उसकी चलती फिरती माँ ऐसे बिस्तर से आ लगी तो उसे लगा उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है। सरीना की मौजूदगी के बायस वो कुछ हद तक संभली थी और फिर उसने आने वाले सालों में ख़ुद को संभाल ही लिया था। उसे माँ के लिए काम करना था, बगैर थके बगैर रुके। वो अरमान के घर चला आया था। सब लॉन्च में ही बरजमान थे। उसे देखा तो बेसाख्ता ही उठ खड़े हुए। हाथ की जिल्द फटी हुई थी। लिबास भीगा हुआ था, बाल माथे पर बिखरे थे। आहिस्ते ने उसने पीछे की जानिब मोड़ रखी थी और कोट हाथ में लिया हुआ था। सफ़ेद ड्रेस शर्ट पर जख्म खुलने के बायस बहुत सा खून लगा था। हनीफा और सलमान दोनों बेख्तियार होकर उसके जानिब बढ़े थे। वो आगे नहीं बढ़ सकी। दाता भी उठकर आगे बढ़ आए थे। यासिर, ये सब तुम्हारा जख्म? सलमान की फिक्रमंद सी आवाज़ पर उसने सर हिलाया था। उसकी आंखें तकलीफ के बायस गुलाबी हो रही थीं। जख्म की पट्टी ख़राब हो गई है, मैं ठीक कर लेता हूँ अभी। तुम्हारी हालत ठीक नहीं लग रही मुझे। कहाँ गए थे तुम? हनीफा ने पूछा था। एक ज़रूरी काम था, उसी संजीदगी से कहा। वो दोनों बेहद परेशान हुए थे। ऐसी हालत में क्या ज़रूरी काम आन पड़ा था? और अगर काम था भी तो क्या वो किसी और वक्त नहीं किया जा सकता था? सलमान की डांट पर वो सर झुकाकर रह गया था। बस फिर उन्हें सर हिलाकर धीरज रखने का इशारा किया और आगे बढ़ाया। उसके कदमों में हल्की सी लर्जिश थी। सलीना को एक निगाह देखे बगैर ही वो अरमान के कमरे की जानिब बढ़ गया था। पीछे वो तीनों फिक्रमंदी से एक दूसरे को देखकर रह गए थे। क्या हमें डॉक्टर को नहीं बुलाना चाहिए? सरदार की बेचैन सी आवाज़ उभरी थी।
उन दोनों ने सर हिलाया था। वो नहीं मानेगा, उसने कहा है कि वो पट्टी खुद करेगा तो वो खुद ही करेगा। सर आप सो जाएं, ऐसा ना हो कि आपकी तबीयत ख़राब हो जाए। सलमान के कहने पर उन्होंने एक मुस्तरिब सी निगाह उसके कमरे पर डाली और फिर सर हिलाकर अपने आर्जी कमरे की जानिब बढ़ गए। वो दोनों फिक्रमंदी से सलीना की जानिब देख रहे थे। मुझे उसके पीछे जाना चाहिए, वो मेरी वजह से ज़ख्मी हुआ है। हनीफा ने उसे आगे बढ़ने से रोकना चाहा तो सलमान ने उन्हें रोक दिया। वो पहले ही उसकी तरफ से बहुत परेशान है, करने दो उसकी मदद। और वो बेबसी से चुप रह गए थे। सलीना ने आगे बढ़कर उसके कमरे का अधखुला दरवाज़ा बजाया। वो नहीं पलटा, जानता था कि कौन होगा। वो जवाब ना मिलने पर भी आगे बढ़ आई थी। वो अब सफ़ेद ड्रेस शर्ट के बटन खोले ज़ख्म पर रुई रखे हुए था। तकलीफ के बायस दांत जमा रखे थे। उसने भारी होते हलक के साथ आगे बढ़कर उसके हाथ से रुई ली थी। उसने आंखें खोलकर उसे देखा। सलीना की आंखें जब्त के बायस गुलाबी थीं और उसकी ज़ख्म में होती शदीद जलन के बायस उसने उसे नहीं रोका। मेदे से नीचे कदरे एक तरफ एक गहरा सा जख्म था। उसके सीने पर ऊपर तक सफ़ेद पट्टियां बंधी थीं। वहाँ महज एक जख्म नहीं था, बस ताज़ा जख्म था जो तकलीफ दे रहा था। बाकी के जख्मों पर पट्टी बंधी थी। उसने उन जख्मों से नजरें चुराई थी, फिर रुई को नरमी से उसके जख्म पर रखा। तकलीफ पर वो फिर से आंखें बंद कर गया था। अब वो रुई पर दवाई लगाए उसके जख्म पर रख रही थी। उसकी हल्की सी कराह उभरी। सेलिना की आंख से आंसू गिरा, लेकिन वो बिल्कुल खामोशी से उसके ज़ख्म पर मरहम रखती जा रही थी। अब वो हल्का सा झुककर उसके ज़ख्म पर पट्टी लगा रही थी। हलक में आंसू जब्त करने के बायस तकलीफ हो रही थी और फिर पट्टी कम करने पर वो पलटी और फर्स्ट एड बॉक्स से मज़ीद पट्टी निकालने लगी। जब पलटी तो कई आंसू रुखसार पर बिल्कुल खामोशी से बह रहे थे। उसने हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन यासिर ने उसकी कलाई थाम ली। वो रुक कर उसे देखने लगी थी। क्या हाल कर लिया तुमने अपनी आंखों का? दर्द की शिद्दत के बायस आवाज़ फटी फटी सी थी। उसे जैसे उसकी आंखें देखकर बेहद अफसोस हुआ था। ठीक तो हैं? नजरें चुराकर मतरूम सी आवाज़ में कहा, साथ ही गीली सांस भी अंदर को खींची। वो उसे देखता रहा। कलाई अब तक उसके हाथ में कैद थी। इधर देखो, नरमी से कहा था। सलीना ने उसे देखा। उसकी पलकें इतनी भीगी हुई थी कि वो चंद पल उसे बिल्कुल चुप हुआ देखता रहा था। क्या हुआ है? उसे नरमी से पूछा। वो उसे शिकवा किनार नज़रों से देखती रही। कुछ नहीं, बेरक़ी से कहकर वो फिर से पट्टी करने के लिए झुकने लगी, लेकिन वो उसकी कलाई अब तक थामे हुए था। वो झुक नहीं सकी। क्या मसला हुआ है? हल कर देता हूँ। कोई मसला नहीं है, बोली तो आवाज़ हल्की सी कांपी। वो उसकी आंखों में देखता रहा। फिर क्यों रो रो कर अपनी आंखों का ऐसा हाल कर रही हो? ये मेरी आंखें हैं, मैं चाहे भी जो भी करूं उनके साथ। हरदर्मी से चेहरा उठाकर कहा था। वो उसे देखता रहा। तुम्हें लगता है कि अब तुम उनके साथ जो चाहे कर सकती हो? क्या वाकई? वो उसका सवाल सुनकर लाजवाब सी हुई थी। फिर अपनी कलाई तेजी से छुड़ाई। शदीद नाराज़गी से उसे देखा। ये क्या किया है तुमने? आईब्रू से जख्म की जानिब इशारा किया। ठीक हो जाएगा, ये तुम रोना बंद करो। कैसे ठीक हो जाएगा? इतनी तकलीफ हो रही है तुम्हें? हाँ, तकलीफ तो हो रही है। लफ्ज़ सफ़ेद पड़ रहे थे, लेकिन वो जब्त किए उसकी बातों का जवाब नरमी से दे रहा था। फिर तुम ऐसे क्यों एक्ट करते हो जैसे तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होती? मैं एक्ट नहीं करता सलीना, मुझे एक्ट करना नहीं आता। फिर तुम किसी को बताते क्यों नहीं हो? तुम इतनी ज़िद्दी, हठधर्म और बदतमीज़ क्यों हो? आवाज़ लरज़ रही थी गुस्से से, गम से। वो उसे बिल्कुल खामोशी से देख रहा था। फिर आहिस्ता से पूछा, रो क्यों रही हो? दिल चाह रहा है मेरा, बहुत धाड़े मारकर रोने का दिल चाह रहा है। खुश? ज़ख्मी आवाज़ में पूछा था। उसने जवाब नहीं दिया। सेलिना भी उससे मज़ीद कोई बात नहीं की। वो उस पर शदीद गुस्सा थी। उसे खुफगी से पट्टी करने लगी। एहतियात से पट्टी लगाकर वो सीधी हुई। ड्रेसिंग टेबल के सामने रखी कुर्सी घसीटकर उसके पीछे रखी। कहा, कुछ नहीं। वो नाराज़ थी। फिर हाथ उठाकर कंधे पर धरे बालों को जूड़े में लपेटने लगी। वो बस आंखें उठाए उसे देख रहा था। बैठो, तहक्कुम से कहा तो वो चुपचाप बैठ गया। अब वो फर्स्ट एड बॉक्स कदमों के पास रखे उसके सामने पंजों के बल बड़जमान थी। रेशमी बालों से एक लट फिसल कर रुखसार पर आ गिरी थी। उससे बेनियाज अब उसकी जानिब हथेली बढ़ाई हुई थी। हाथ तो आंसू अब खुश हो चुके थे और वो बस खफा खफा सी उसके जख्मों पर मरहम रख रही थी। उसने उसी खामोशी से हाथ आगे बढ़ा दिया। उसने एक पल को निगाह झुकाकर उसके हाथ को देखा और फिर उसे हाथ के साथ क्या किया है। उसने लम्हे भर को दूसरे हाथ से सर खुजाया था, फिर खंकारा। उसे देख के जो कड़े तेवर लिए उससे जवाब तलब कर रही थी। वाजिद को मारा है? कुछ पल बाद ढिठाई से कहा। वो उसे देखती रही। उसके चेहरे पर गिरी लट में उसकी आंखें उलझने लगी थीं। बहुत अच्छा किया, नॉर्मल से अंदाज में कहा और फिर उसके हाथ पर दवाई लगी, रुई रखने लगी। मेरे लिए मस्जिद और कितने लोगों को मारने का इरादा रखते हो? तंजिया पूछा। फिर वो उसके रुखसार पर गिरी लट को देख रहा था, इसलिए महूसा कहा, जितने लोगों को मारने की ज़रूरत पड़ी। तुम हमेशा ऐसे नहीं कर सकते, खासकर तब जब तुम ज़ख्मी हो।
तब जब तुम्हारा ज़ख्म खुल गया हो, तब जब तुम्हें आराम की सख्त ज़रूरत हो, तब जब तुम्हें सब अपना ख्याल रखने के लिए कह रहे हो, तब जब सारी तुम्हारी वजह से परेशान हो रहे हैं, तब तुम इतनी गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं कर सकते। वो तेज़ी से बोलती जा रही थी, साथ चेहरा भी पीछे झुटका झटका दे के, ताकि रुखसार पर झूलती लट को परे धकेल सके। यासिर को लगा वो मज़ीद खुद को रोक नहीं पाएगा। उसने उसी खामोशी से हाथ आगे बढ़ाकर उसकी लट कान के पीछे इंतहाई नरमी से उड़सी थी। वो जो कहती जा रही थी एकदम साकित हुई, बेख्तियार उसे देखा। हर जानिब लम्हे भर को खामोशी सी फैल गई थी। ये तुम्हें तंग कर रही थी, उसने आहिस्ता से कहा था, बिल्कुल मासूमियत से। वो उसे देख कर रह गई थी, खुफगी समेटने लगी, साथ ही सर झटक कर उसके हाथ पर पट्टी बांधने लगी। उसकी ज़रूरत नहीं है, मैंने तुमसे नहीं पूछा और तुम मुझसे बात मत करो, इसी मसरूफ़ से अंदाज में कहा तो वो बेख्तियार मुस्कुराया। उसकी जानिब देखा, बात नहीं करूं? नहीं, फिर क्या करूं? बस चुप करके बैठो। मुझ पर जुल्म करने के बाद तुम ऐसे एक्ट कैसे कर सकती हो जैसे मैंने तुम पर जुल्म किया हो? वो जानना चाहता था। मुझे मत उकसाओ कि मैं तुम्हें फिर से मारने लग जाऊं। क्या तुम मुझे बता नहीं सकते कि तुम्हारे सीने पर भी जख्म है? तुमने कुछ कहा क्यों नहीं मुझे उस वक्त? रोका क्यों नहीं मुझे? तुम पागल हो, तुमने मौका ही नहीं दिया मुझे बताने का। एक बार कहते, एक बार कि सेलिना मुझे तकलीफ़ हो रही है, बस एक बार। उसकी आंखों में बेइख्तियार नमी फिर से उतरने लगी थी। जब कोई दूसरा तकलीफ़ में हो तो अपनी तकलीफ़ का जिक्र नहीं किया करते। तुम हमेशा मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैं तुम्हें आइंदा इसके लिए कभी माफ़ नहीं करूँगी। वो उसे देखता रहा, आंखों में तंबिया लिए वो उसे उंगली उठाकर गोया खबरदार कर रही थी। उसी पल कमरे के अध खुले दरवाजे में हनीफा और सलमान नमूदार हुए थे। हो गई पट्टी? जी बाबा, हो गई। सलमान के हाथ में पानी का गिलास था, चंद दवायां उसके जानिब बढ़ाकर उन्होंने पानी का गिलास भी उसके जानिब बढ़ाया था। वो अब उठकर फर्स्ट एड बॉक्स बंद कर रही थी, फिर बेड के जानिब बढ़ आई, उसका लिहाफ पीछे किया। सलमान अब उसे हल्का सा सहारा देकर बेड तक ला रहे थे। उसे जख्मों पर शदीद खिंचाव महसूस हो रहा था। फिर वो बिस्तर तक आया और उसे खामोशी से लेट गया। सलमान अब उस पर लिहाफ दुरुस्त कर रहे थे। उसे आराम की ज़रूरत थी। तुम जब तक मुकम्मल तौर पर सेहतियाब नहीं हो जाते यहाँ से कहीं नहीं जाओगे। उनकी तहक्कुम से भरपूर आवाज़ पर वो महज सर हिलाकर रह गया था। वो उसी के साथ सेलिना की जानिब पलटे। सेलिना को तुम भी चंद दिनों के लिए काम से छुट्टी लो, तुम दोनों को जहनी तौर पर आराम की बेहद ज़रूरत है, और अब मैं दोबारा तुम दोनों को मेरे हुक्म की खिलाफ वर्जी करते हुए ना देखूं। आखिर में संजीदगी से कहा तो सेलिना के साथ खड़े हनीफा हंस दिए। सेलिना ने सर जल्दी से इस बात में हिलाया और यासिर ने कोफ से। वो बाहर की जानिब बढ़े तो हनीफा उसके बिस्तर तक चलते हुए आए, लिहाफ के ऊपर धड़े उसकी पट्टी में जकड़े हाथ पर अपना हाथ रखकर हल्का सा थपथपाया। थैंक यू, हल्का सा कहा तो उसने सर हिलाया। अब आराम करो। वो उसी के साथ सेलिना की जानिब चले आए थे। वो उनके साथ ही दरवाजे की जानिब बढ़ी थी। वो बाहर निकल गए तो उसने एक पल को पलटकर उसे देखा। वो उसे ही देख रहा। रुखसार पर लट अब फिर से झूलने लगी थी। उन दोनों की नजरें मिली। उसने आंखों पर अगले ही पल बाजू रखा तो वो मुस्कुराती हुई बाहर निकल आई। लाउंज में अब हनीफा सलमान से जाने के लिए इजाज़त तलब कर रहे थे। वो उनके साथ ही दाखिली दरवाजे तक बढ़ आई थी। उसी पल घर में अरमान दाखिल हुआ। वो वहीं दरवाजे में ठहर कर उनसे खाने के मुतालिक पूछ रहा था। अंदाज में कुछ हमेशा की तरह नरमी थी। हनीफा ने कहा कि वो खाना अपने घर जाकर ही खाएंगे तो उसने मजीद इसरार करना मुनासिब ना समझा। हनीफा की मौजूदगी के बायस सलीना उससे सायरा के मुतालिक बात नहीं कर सकी। वो दोनों बाहर की जानिब बढ़े तो वो जेब में चाबी और रास्ता अंदर बढ़ाया। घर खाली पड़ा था, यकीनन सब सोने जा चुके थे। रात भी खासी गहरी हो गई थी। उसने अपने कमरे का दरवाज़ा खोला तो यासिर नजर आया। वो आंखों पर बाजू रखे हुए था। उसकी मौजूदगी महसूस करके लम्हे भर को बाजू आंखों से हटाया। वो अब थका थका सा चाबी, वॉलेट और मोबाइल साइड पर टेबल पर रख रहा था। बगौर चेहरा मोड़े उसे देख रहा था। कहाँ थे तुम? सायरा को घर छोड़ने गया था, सिरसिरी सा कहा। अंदाज की छहकार जैसे सिमटी हुई थी। वो खिलाफ तवक्का संजीदा महसूस हो रहा था। तुम उसको ड्राइवर कब बने? उसके पूछने पर वो हल्का सा मुस्कुराया था, फिर एकदम बेड पर उसके साथ गिरने के से अंदाज में लेटा। यासिर ने जैसा ही अपने जख्म पर हाथ रखा था, एक जब से बड़ी निगाह उस पर डाली। आराम से, जख्मी हूँ मैं। अच्छा, तो तुम्हें ख्याल आ गया कि तुम जख्मी हो? उसके अंदाज की गर्मजोशी मफकूद थी। आहिस्तगी से बिना किसी जोश के कहा तो वो चौंका। बगौर गर्दन मोड़े उसका चेहरा देखा। वो बस खामोशी से छत को तक रहा था। तुमने तो प्रपोज किया था ना उसे, क्या बना उसका? वो मुझसे शादी नहीं करना चाहती, फिर किससे करना चाहती है बताओ? तोड़ देते हैं हड्डियां उसकी। वो हंस दिया था। किसी से भी शादी नहीं करना चाहती वो, कुछ कल बाद उसने आहिस्ता से कहा था। क्यों? उसके पूछने पर कुछ लम्हात पहले के मनाजिर उसकी आंखों के सामने घूमे थे। बिस्तर पर दराज और मफलूज वजूद, जिस वजूद के साथ इस्तदा उसकी जानिब पुश किए। सायरा रुंधी हुई आवाज़ में उसे कुछ कहती हुई, बस नहीं करना चाहती, उसके अपने रीजंस हैं। तुम इतनी जल्दी पीछे हटने वालों में से तो नहीं हो। फिर अब क्या हुआ? मैं पीछे नहीं हट रहा। फिर क्या कर रहे हो? मोहब्बत।
उसके जवाब पर यासिर ने उसे कड़वे हलक के साथ देखा था। अरमान ने उसकी जानिब चेहरा फेरा और फिर उसके तासुरात देखकर दिल खोलकर हंसा। हंसते हंसते वो फिर से छत को तकने लगा था। कुछ पल बाद हंसी सिमट गई। अब फिर से खामोशी हायल हुई महसूस हो रही थी। मैं उसे मना लूंगा, मैं पीछे हट नहीं रहा हूँ, गुड फॉर यू। अब मुझे सोने दो और अपना मोहब्बतनामा बंद रखना। उसके साथ ही उसने आंखों पर फिर से बाजू रख लिया था। अरमान ने चेहरा उसकी जानिब फिर कर देखा। सेलिना से मुलाकात हुई, मैं जवाब नहीं दे रहा। बाजू रखी बोला था, वो हंस दिया। नहीं हुई, मैं सो गया हूँ। अरमान फिर से हंस दिया था। आखिरकार उसने पूछना तर्क कर दिया। वो जानता था कि अब वो उसे जवाब नहीं देगा। सर के नीचे एक हाथ रखकर अब वो बिल्कुल खामोशी से छत को तक रहा था। रात खिड़की के पार उस वक्त कतरा कतरा तहलील हो रही। हनीफा उसे लिए घर चले आए थे। वो पहले पहल तो दाखिली दरवाजे ही में ठहरी रही। हनीफा ने उसे रुकता देखकर लम्हे भर को खुद भी कदम रोक लिए थे। फिर पलटकर उसके जानिब देखा। वो अब छोटे छोटे कदम उठाती अंदर बढ़ती, निगाहें घुमाकर घर देख रही थी। घर में एक अजीब सा सुकून। सफ़ेद बेदाग कालीन पे रखे गहरे खई रंग के एलसिप सोफे। वो आगे बढ़ आई थी। ऊपरी मंजिल के जीने बाकी घरों के मुकाबले में कॉर्नर से ऊपर की जानिब जा रहे थे। चक्करदार जीनों के टाइल्स चिकने सफ़ेद थे। उन्हीं जीनों के साथ गिलास वॉल मौजूद थी। शीशे की उस दीवार से बाहर बने मुख्तसर से सब्जाजार का मंजर वाज़ेह था। गिलास वॉल के कदरे ऊपर रॉड पर लगे पर्दे मलाई रंग के थे, नरम से। उसने चेहरा घुमाकर देखा। दो कुशादा कमरों के दरवाजे उस पहर बंद थे। दाएं जानिब बने कमरे से जरा फासले पर अंग्रेजी तर्ज का किचन बना था। घर ज़्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन उसकी तराश खराश इतने सलीके से की गई थी कि वो कुशादा और खुला खुला सा महसूस होता था। उसने अगले ही पल जनीफा के जानिब देखा था। वो पुरोमित निगाहों से उसे ही देख रहे थे। बाबा, ये आपने कैसे सेट किया हुआ है? ये मैंने सेट नहीं किया है बच्चे, मैंने इंटीरियर डिज़ाइनर से घर बनवाया ही ऐसा है। और फिर चंद कोरियन आर्टिस्ट ने उसके सामान की तराश खराश की है। वो हर चंद माह बाद उसकी सेटिंग खुद ही तब्दील करने आते हैं। मेरे पास तो घर देखने का वक्त ही नहीं होता है। वो उन तक चली आई थी। फिर उन्हें उसी मोहब्बत भरी निगाहों से देखा। बाबा, मैं आपको बाबा कह रही हूँ और ये इतना नेचुरली मेरे मुंह से निकल रहा है कि मैं बिल्कुल भी ऑकवर्ड नहीं हो रही, ऐसे जैसे मैं हमेशा से आपको बाबा कहती रही हूँ। उसने नम आंखों से मुस्कुराकर कहा था। हनीफा ने आंखों में आई नमी उंगलियों से साफ की थी। मैं तरस गया था इस लफ्ज़ को सुनने के लिए। अब तुम कह रही हो तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे अल्लाह का कितना शुक्र अदा करना चाहिए। उन्होंने हाथ बढ़ाकर उसे खुद से लगाया था। वो उनके सीने पर सर रख के यूं ही खड़ी रही। कितना पुरसुकून एहसास था अपने बाप के घर में मौजूद होने का, अपने घर होने का, अपने होम होने का। मैंने तुम्हारा कमरा बिल्कुल सेट करवा कर रखा हुआ है, बस मुझे उम्मीद थी कि तुम एक दिन ज़रूर आओगी। मुलाजिम कमरे की सफाई भी करते रहते हैं। वो दोनों यूं ही आगे बढ़ रहे थे। फिर बंद कमरों में उसे एक दरवाज़ा वॉक किया। आगे बढ़कर बत्ती रोशन की। हल्के रंगों से मज़ीन कमरों में सरीना की आंखों में जुगनू से भर दिए थे। वो अब आगे बढ़कर अपने बेड, शेल्फ, उनमें रखे कीमती शोपीस, शीशे की खिड़की, ड्रेसिंग टेबल, उस पर रखे बेशबहा मेकअप और परफ्यूम्स को देख रही थी। उसने एक एक शय को उठाकर देखा था। कीमती चिकनी लकड़ी से बनी दीवार गिर अलमारी का दरवाज़ा खोला। इस्त्रीशुदा कपड़े, हील्स, बैग्स, क्या कुछ नहीं था उसके लिए। उसकी आंखों में नमी गहरी होती जा रही थी। वो हनीफा की जानिब पलटी। माँ ने आपसे तलाक क्यों ली थी बाबा? चंद पल यूं ही खामोशी से सिरक गए थे। फिर हनीफा ने गहरा सांस लिया, आगे बढ़ाया। मैं उस वक्त एजेंसी का एक बहुत मामूली सा मुलाजिम था। मेरी तनख्वाह इतनी नहीं थी कि एक मुनासिब सा किराए का घर लेने की हैसियत भी रखती। उसने अपने बेहतर मुस्तकबिल के लिए मुझे छोड़ दिया था। फिर जाने वो कितने सालों तक मुझे ढूंढने पर भी नहीं मिली। कुछ मेरी बुज़दिली भी थी कि मैं तुम्हें उसे वापस लेने की हिम्मत नहीं कर सका। शायद मैं खुद को तुम्हारे और उसके काबिल नहीं समझता था। वो उसके बेड पर आ बैठे थे। कहते कहते जैसे सांस फूल सा गया था। उन सालों के बारे में बात करना भी अज़ियतनाक था। वो उनकी जानिब बढ़ाई। फिर उनके सामने पंजों के बल बैठी। वो चेहरा झुकाए हुए थे। शायद वो उससे शर्मिंदा थे। उसने उनके दोनों हाथ अपने हाथों में लिए तो उन्होंने उसकी जानिब देखा। घर में मौजूद खामोशी सी सुकूनियत अभी गहरी होती जा रही थी। मैं आपको बताना चाहती हूँ बाबा कि अगर आप मुझे ये सब कुछ ना भी देते तो मैं तब भी आपसे उतना ही प्यार करती जितना मैं अब कर रही हूँ। अगर मुझे माँ आपके पास छोड़कर चली जाती और अपने साथ दर बदर ना भटकाती तो शायद आज मैं इतनी महरूम नहीं होती। बाबा, मैं तब भी आपके साथ रहने पर राजी थी जब आपके पास कुछ नहीं था, और मैं आज भी आपके साथ रहने पर राज़ी हूँ जब आपके पास सब कुछ है। मेरी मोहब्बत चीज़ों से मशरूत नहीं है बाबा। मेरी मोहब्बत कभी चीज़ों से मशरूत नहीं थी। और वो जानते थे कि सेलिना उन जैसी
कैसे थी। उसे पैसे, स्टेटस और चीज़ों से कभी फ़र्क नहीं पड़ा था। उसे तो बस रिश्तों से फ़र्क पड़ता था, उन रिश्तों की पायदारी और मोहब्बत से। उन्होंने हाथ बढ़ाकर दोनों हाथों से उसका चेहरा अपने हाथों में लिया, फिर नम आँखों से मुस्कुराए। मेरी बेटी बहुत प्यारी है, आपकी प्यारी बेटी को बहुत भूख लगी है बाबा। और उन्हें उसे यकदम बोलने पर जैसे होश आया था। राजा तो अब तक सो गया होगा। उन्होंने गालिबन खानसामा का नाम लिया था। क्या हो गया है बाबा? उस वक्त वो हम उसे थोड़ी उठाएंगे, उस वक्त तो हम खाना ऑर्डर करेंगे। साथ ही उसने हनीफा के हाथ से मोबाइल भी उचका था। वो उसकी हरकत पर मुस्कुराए थे। चंद ही पल बाद किचन में लगी गोल मेज पर वो दोनों आमने सामने बरजमान थे। पिज्जा के खुले डब्बे और ठंडी कोक की चुस्कियों के दरमियान वो मुसलसल बोल रही थी और हनीफा एक हाथ पर चेहरा टिकाए उसे सुन रहे थे। उन्हें नहीं पता था कि वो इतना प्यारा बोलती थी। यासिर मुझे हमेशा कहता है कि मैं बहुत बेवकूफ़ हूँ। सच पूछे तो मुझे नहीं लगता कि मैं इतनी भी बेवकूफ़ हूँ। मतलब लड़कियाँ नॉर्मली इतनी ही समझदार होती हैं जितनी मैं हूँ। आप बताएं, क्या मैं समझदार नहीं? क्यों नहीं? हनीफा ने चेहरा हाथ से उठाकर ताइदी अंदाज में कहा था। वो मुस्कुराई थी। बस सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि मैं हमेशा उसके सामने बेवकूफ़ बनकर रह जाती हूँ। जानते हैं, एक दफ़ा मैंने उससे पूछा था कि अगर हम सीसीटीवी कैमरे लगा दें तो क्या तमाम जराइम का खात्मा हो जाएगा? हनीफा एकदम उसके सवाल पर हंस दिए थे। वो खुद भी हंस रही थी। लेकिन मैं सोचती हूँ कि अगर हम सब समझदार हो गए तो दुनिया बहुत बोरिंग और जर्द सी हो जाएगी। उसके बहादुर जैसा रखने के लिए कुछ बेवकूफ़ों की ज़रूरत होती है। नहीं, क्यों नहीं? उन्होंने फिर सर धना था। अब देखें, क्या कोई मेरे जितना क्यूट बेवकूफ़ है आपकी ज़िंदगी में? हाँ, तुम हो ना। वो एकदम हंसती थी। हनीफा भी हंस रहे थे। आपको पता है, मैंने बिना सोचे समझे यासिर का नाम मेहंदी से अपनी हथेली पर लिखवा लिया था। मुझसे लड़की ने नाम पूछा तो मैंने उसका नाम बता दिया। आसपास बैठी लड़कियां मेरा नाम बताने पे हंसी थी। मुझे उनकी हंसी समझ नहीं आई। फिर बाद में जाकर पता चला कि वो क्या मतलब निकाल रही थी। उफ, हनीफा हंसते जा रहे थे। एक बात बताओ, ये तुम बात करते हुए 27 से 7 साल की कैसे हो जाती है? और वो उनके सवाल पर हंसती थी। पहली दफ़ा हनीफा के किचन से हंसने की आवाज़ें आ रही थी। खाना खाया जा चुका था। अब वो बेड पर दराज गर्दन तक लियाफ्ताने हुए थी। हनीफा उसके सरहाने बैठे थे, उसके बालों को नरमी से सहला रहे थे। बाबा, ये ख्वाब नहीं है ना? बंद होती आंखों के साथ उसने डर कर पूछा था। आज का दिन उन दोनों के लिए बहुत तवील था। नहीं, आज ये ख्वाब नहीं है। वो मुस्कुराई थी, फिर उनका हाथ अपने रुखसार तले रखकर सो गए। कुछ पल बाद उसे सोता देखकर हनीफा आहिस्ता से उठे थे। उसका लिहाफ एहतियात से दुरुस्त किया, बाल आखिरी दफ़ा सहलाए और फिर आहिस्तगी से कदम उठाकर बाहर की जानिब बढ़ गए। आज उन्हें बहुत अरसे बाद सुकून की नींद आनी थी। उस पहर गहरी होती रात तले मारिया अपने कमरे में अंधेरा किए बैठी थी। उसका बेटा उसके साथ ही बिस्तर पर सो रहा था। उसने एक निगाह उस पर डाली और फिर बेड से उठ आई, दरवाज़ा खोला और फिर आगे बढ़ाई। ठंडे टाइल्स पर चलते हुए उसने एक हाथ रेलिंग पे रखा हुआ था। नीचे घर में घड़ी खामोशी थी। मुलाजमिन सोने जा चुके थे और रात खासी गहरी हो रही थी। उसने कदम सीनों पर धरे और आहिस्ता से नीचे उतरने लगी। अगली पल उसे लॉन्च का रास्ता अबूर किया और फिर आगे बढ़ाई। ऊंचे दाखिली दरवाजे पार किया और फिर चौंक कर रुक सी गई। सामने ही सब्जाजार पर लगी सफ़ेद कुर्सियों पर उसके माँ बाप और हुसन मुस्तफ़ा बरजमान थे। शुएब कदरे बेरुखी और बिगड़े तासुरात लिए उन्हें देख रहे थे। उसकी माँ का चेहरा भी उतना ही सुपाट था, लेकिन वो फिर भी हसन की वजाहत को सुनने का तकल्लुफ़ कर रही थी। उसने बेदिली से ये सब देखा और फिर अंदर चली आई। काफ़ी देर बाद वो दोनों भी उठकर अंदर आए तो उसे सोफे पर अंधेरे में बैठा देखकर चौंका। बेटा, अंधेरे में क्यों बैठी हो? उसकी माँ ने आगे बढ़कर बत्तियाँ रोशन की थी। उसने जख्मी आंखों से अपने बाप का चेहरा देखा। ये आदमी यहाँ क्यों आया था बाबा? उसकी आवाज़ में अजीब सरसराहट थी। शुएब ने गहरा सांस लेकर उसे देखा था। वो मुझे वाजिद के रवैये की वजाहत दे रहा था। क्या आपने उसे नहीं बताया कि हमें किसी किस्म की वजाहत दरकार नहीं है? मैंने उसे यही बताया है, उन्होंने जल्दी से कहा तो उसने तल्खी से उनके जानिब देखा। एहसास ज़िया ने उसकी आंखें पल भर को सुर्ख कर दी थी। लेकिन आपने उससे अपना कारोबारी ताल्लुक तोड़ने के मुतालिक बात नहीं की होगी। उसके सवाल पर वो दोनों चौंके थे। उसकी माँ जायदा और शुएब के दरमियान अलहदगी हो चुकी थी, लेकिन उसके मामले की वजह से उसकी माँ उसी के साथ एक छत तले रहने आई थी। शुएब से लाख इख्तिलाफात ही सही, लेकिन मारिया उसकी एक लौती बेटी थी। आपने नहीं की, मुझे आपसे यही उम्मीद थी डैड। आपकी बेटी की चाहे उनका बेटा ज़िंदगी तबाह कर दे, लेकिन फिर भी आप उससे कारोबारी ताल्लुकात को इस्तेवार किए हुए हैं। क्या मेरी आपकी ज़िंदगी में यही अहमियत है? वो उठकर यकदम उन पर चिल्लाई थी। जायदा ने बेख्तियार उसे आगे बढ़कर संभाला था। शुएब बेहद सफ़ेद चेहरे के साथ उसे देख रहे थे। वो उसी तरह जायदा के दोनों हाथों को झटक कर आगे बढ़ी और उनके साथ भीगी आंखों के साथ उंगली लहराई। आपकी बदअमालियों की सज़ा आपकी बेटी को मिली है डैड। आपने अपनी पूरी ज़िंदगी इतनी औरतों से नाजायज़ ताल्लुकात रखे और किसी एक के साथ भी वफा नहीं की। आपने सारी ज़िंदगी माँ को सज़ा में रखा। अपनी बीवी मौजूद होने के बावजूद भी आप बाहर मुंह मारते रहे। ये सब जो मेरे साथ हो रहा है, ये आपकी बदअमालियों की नताइज है। वो बुलंद आवाज़ से बोलती जा रही थी। आवाज़ फट रही थी। पीछे खड़ी जायदा रोने लगी थी। शुएब बदशूलाबार निगाहों से उसका चेहरा देख रहा था।
देख रहे थे। अपने बाप से बात करने की तमीज़ बिल्कुल ख़त्म होती जा रही है, तुम में तमीज़। आप उस वक्त तमीज़ के बारे में बात कैसे कर सकते हैं डैड? मेरी ज़िंदगी तबाह हुई है, मेरी ज़िंदगी तबाह होती जा रही है और इसके ज़िम्मेदार सरासर आप हैं। वो सीने पर हाथ मारकर बोली तो शुएब ने ज़ब्त होकर उसे ज़ोरदार चांटा रसीद किया। वो पीछे जा गिरी थी। जायदा की चीख बेसाख्ता थी। मारिया ने उसी तनफ़ुर से रुखसार पर हाथ रखकर उन्हें देखा था। मैं अब इस मुल्क में नहीं रहूँगी। मैं ये मुल्क छोड़कर अपने बेटे को लेकर कहीं दूर चली जाऊँगी। आपसे, इस घर से, इस ज़िंदगी से। वो बेज़ब्त होकर पूरी कुव्वत से चिल्लाई थी। फिर अपना हाथ पूरी तरह छुड़ाकर तेजी से जीना अबूर करती ऊपर बढ़ती गई। वो दोनों गर्दनें उठाकर उसे जाता देख रहे थे। फिर जायदा ने एक तल्ख निगाह शुएब पर डाली। आप ये भूल गए थे शुएब कि अमाल के नताइज अगर आप नहीं भुगतेंगे तो वो आपकी औलाद भुगतेंगी। देखें क्या हाल हो गया है मेरी बेटी का। मेरी इतनी प्यारी बेटी को उन 2 टके के लोगों ने जलील कर दिया है और आप अब तक उनसे कारोबारी ताल्लुक रखे हुए हैं। मैं अपने कारोबार को ऐसे कोरियों के दाम नहीं बेच सकता। इस दुनिया में सर्वाइव करने के लिए मुझे हसन जैसे कारोबारी दोस्तों की ज़रूरत है। यहाँ कोई फिल्म नहीं चल रही है कि मैं जज्बात में आकर सब तबाह कर दूँ। वो भी उस तनफ़ुर से कहकर अपने कमरे की जानिब बढ़ गया था। जायदा ने भी बसी से गहरा सांस लिया था। ज़िंदगी जैसे उनकी तबाह हुई थी, अब बिल्कुल उसी तरह से मारिया की तबाह हो रही। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। जब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा। देखते हैं आगे क्या होता है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।